हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस यूट्यूब चैनल। जो कि कल के वीडियो में हम आप लोग को थ्योरी बताए थे। जो हम चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 12, चैप्टर नंबर हम आप लोग को 12 पढ़ा रहे हैं, जिसका हम थ्योरी कर लिए थे। ठीक है, और थ्योरी से आप लोग समझ गए होंगे और आज अच्छा तरीका से समझिएगा। एक और कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं, है ना। कल आप लोग बताए थे अगर ट्रू होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन यानी मूल बिंदु के तरफ, मूल बिंदु के तरफ होगा। और अगर मान लेते हैं फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो बोलेंगे आउटसाइड द ओरिजिन पॉइंट, आउटसाइड द ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु के बाहर, मूल बिंदु के बाहर। तो हम लोग कहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो उसका जो ग्राफ होगा मूल बिंदु के तरफ, उसका जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के तरफ होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर वो क्या होगा, वो गलत होगा, तो मूल बिंदु के क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक ध्यान देना है आप लोगों बाबू लोग कि अब मैं यहाँ पर पॉइंट एक और बताने जा रहे हैं। देखिएगा, 4 ग्राफ आप लोगों को बताएंगे और इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। एक बार समझिएगा, ध्यान देना है बाबू, एक बार समझिएगा। ये तो किताबी भाषा हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर जो हम लोग का स्टेटमेंट सही होगा, जो स्टेटमेंट अगर सही होगा, जो कथन सही होगा, उसका मान लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ है, लाइन है, तो अगर सत्य का बात करें तो इस ग्राफ के नीचे रहेगा। ट्रू के लिए ग्राफ के नीचे और फॉल्स के लिए ग्राफ के क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, और जो हम ग्राफ खींचेंगे अगर ट्रू कहेगा तो इस ग्राफ इसके नीचे रहेगा और फॉल्स कहेगा तो इसके कार ऊपर होगा। लेकिन किताबी लैंग्वेज में उसी को बोलते हैं मूल बिंदु के तरफ। तो आप भी बताइए कि जब ऐसे रंगते हैं तो मूल बिंदु इधर ना आएगा बाबू लोग, इसीलिए बोला गया। ठीक है, तो एक वर्ड में और समझिएगा कि अगर हम लोग का जो स्टेटमेंट सही होगा, कथन सत्य होगा, तो उसका कभी भी ग्राफ लिखेंगे वो लाइन के नीचे होगा। कब? जब ट्रू होगा तब। और फॉल्स जब होगा तो उसके ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? फॉल्स होगा तो ऊपर, ट्रू होगा तो आगे नीचे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो है, एक ऐसे हैं, ऐसे दो ग्राफ आ गया। कौ ग्राफ आ गया? 2। समझिए, ध्यान देना, 2 ग्राफ आया है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो ग्राफ जो इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ये जो ग्राफ है हम लोग का, ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है वो ट्रू का, और ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है किसका? फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स का ये जो ग्राफ हमारा खींचा गया है, ये वाला ये फॉल्स है और ये जो खींचा गया ट्रू है। तब बताइएगा बाबू कि कौन सा ऐसा भाग रंगेंगे, कौन सा ऐसा पार्ट रंगेंगे कि जो दोनों के लिए काम करेगा। तो आपको क्या बताना है कि जो ट्रू होगा वो ग्राफ के नीचे होगा और जो फॉल्स होगा वो ग्राफ के ऊपर होगा। लेकिन याद रखिएगा बाबू कि जो कल का वीडियो जो बताए थे उसमें एक एक रेखा का ग्राफ था, एक एक इक्वेशन का ग्राफ था, लेकिन अब 2 इक्वेशन का ग्राफ है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी जो हम लोग भाग रंगेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए ट्रू और इसके लिए फॉल्स। तो ट्रू, तो ध्यान रखिए हम कब खाना बन रहा है? 4 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, अरे पूरा है 4 गो। तब बताइए कौन सा हमारा सेटेबल करेगा? तो इसके लिए ट्रू, ए लाइन के लिए ट्रू। तो आप ही बताइए बाबू कि अगर ए वाला भाग रंगते हैं, यहाँ से यहाँ तक भाग रंगेंगे, तो इस भाग में बताइए कि इसके लिए ट्रू चाहिए ना, तो इस भाग में इसके लिए ट्रू कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए, लेकिन इस भाग में ऊपर आ जा रहा है। तो इसके लिए काम नहीं करेगा। और इसके लिए मान रहा है फॉल्स, तो इस ग्राफ का जो फॉल्स ऊपर होगा तो इसमें नीचे आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं रंग पाएंगे, इसको नहीं रंगेंगे। क्लियर है? चलिए, ए भाग को देखिएगा तो इस भाग को तो और नहीं रंगेंगे क्योंकि इसके लिए भी ऊपर हो जा रहा है, इसके लिए भी ऊपर हो जा रहा है। तो इस भाग को तभी रंगिएगा जब हम लोग का दोनों फॉल्स होगा तब। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इस कथन में देखिएगा, ये वाला जो लाइन है ट्रू है तो इस लाइन के लिए ट्रू नीचे हो जाएगा और ये लाइन हमारा फॉल्स, इसके लिए फॉल्स ऊपर। सही है, इसलिए हमारा जो भाग रंगाएगा भाग हमारा ए सही होगा।
ठीक है, हमारा इस ग्राफ का जो भाग होगा वो हमारा ए वाला रंग आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात करें, ध्यान दीजिएगा एक और बात, ये y है, y डैश x डैश x, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम ऐसे ले लिए और इसको हम ऐसे ले लिए, अब बोल रहा है, ध्यान रखिएगा बाबू, इसके लिए बोला है फॉल्स और इसके लिए बोला है ट्रू। इसके लिए, इस लाइन के लिए फॉल्स है, इस लाइन के लिए ट्रू, तो कौन सा होगा बाबू आप ही बताइए। इस लाइन के लिए ट्रू है तो नीचे रहेगा और इस लाइन के लिए फॉल्स है तो ऊपर रहेगा। तब बताइए ऐसा कौन सा भाग आएगा कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो देखिएगा ये जो हम लोग का ग्राफ है इसका ट्रू है तो नीचे आएगा और ये ग्राफ जो खींचा गया फॉल्स है तो ऊपर जाएगा। तब बताइए कि कौन सा हम लोग का टेबल भराएगा। तो आप ही बताइए कि ए वाला भराएगा, देख लीजिएगा। देखिए इस लाइन के लिए ट्रू तो ट्रू नीचे है, इस लाइन के लिए फॉल्स ऊपर है, इसको अगर रख दिए तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और ध्यान देना है, ठीक है, ये मूल बिंदु है, अगर मान लिया जाए कि हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ए भी ट्रू है और ए भी क्या है, ट्रू है। अगर दोनों, अगर हम लोग का ट्रू आ जाता है, सत्य आ जाता है, तो दोनों ट्रू के लिए काम कौन करेगा, दोनों जो टेबल लेंगे, खाना लेंगे, दोनों का भाग नीचे ही आना चाहिए। तो आप ही बताइए हम लोग का भाग यही ना आएगा बाबू, देख लीजिए इस ए वाला ग्राफ का भाग है, इसमें नीचे आ रहा है और ए वाला ग्राफ का भाग भी नीचे आ रहा है, इसलिए हम लोग का ए वाला भाग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखना है बाबू, ठीक है, दोनों हम लोग का फॉल्स है, हम लोग का दोनों क्या है, फॉल्स है। तो जब दोनों फॉल्स होगा तो दोनों फॉल, दोनों के लिए ऊपर तो हम लोग का ये वाला भाग रहेगा। ठीक है, तो चारों को बात समझिए, इस भाग को रंग देंगे कब, जब ये लाइन हम लोग का फॉल्स रहेगा और ये लाइन ट्रू रहेगा तब। ठीक है, तो चारों ग्राफ आप लोग को दिखा दिए। एक और हम आप लोग को बता रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें ए लाइन के लिए ट्रू है और इस लाइन के लिए भी हमारा ट्रू है, तो ट्रू, तो इस लाइन के लिए ट्रू हमारा इधर जाएगा और इस लाइन के लिए ट्रू हमारा नीचे आएगा। तो हम लोग का कौन सा भाग रहेगा बाबू, देख लीजिए, ट्रू का मतलब उस ग्राफ की इधर ही जाएगा मूल बिंदु के तरफ। तो देख लीजिए इसके लिए नीचे हो जा रहा है, इसके लिए इधर हो जा रहा है ना। एक और ध्यान देना है, इसमें कौन सा भाग होगा, इसमें ध्यान देना है कि इसके लिए मान लेते ऐसे दे दे रहे हैं और एक ग्राफ हम लोग का ऐसे है। ठीक है, ये हम लोग का ट्रू है और ये हम लोग का फॉल्स है। तो कौन सा सही करें, ट्रू नीचे, फॉल्स बाहर, ये हो जाएगा, देख लीजिए क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का ग्राफ दिया रहेगा उस ग्राफ को हम लोग क्या करना है, रंगेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। ओके, तो इस कंसेप्ट को, वीडियो को बार बार देखिएगा। एक बार ध्यान देना है कि अगर ट्रू होगा तो जिस ग्राफ को खींचेंगे उसके नीचे रहेगा,
और फॉल्स होगा तो उसका ऊपर रहेगा। अब जहाँ दो ग्राफ आएगा ना तो वैसा घर को रंगना है कि जो दोनों के लिए काम कर रहे, दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तभी उस पार्ट को क्या करेंगे, रंगेंगे। तो एक बार अपना से देखिएगा तो खुद पता चलेगा। ये फॉल्स है, इस लाइन का ग्राफ फॉल्स है तो ऊपर जाएगा, तो देखिए खाना में ऊपर नहीं, और ये ट्रू है तो नीचे जाते नीचे आ जाए। इसमें देखिएगा ए फॉल्स है, ए ग्राफ का फॉल्स है, ए ग्राफ का ट्रू है, तो फॉल्स ऊपर इसके लिए ऊपर आ जा रहा है इसमें, और ट्रू है तो नीचे आ जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। देखिए दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का जो कंसेप्ट था दो वाला भी कंसेप्ट को आपको क्या कर दिए, बता दिए, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है बाबू। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं पहला हेडिंग बोला है कि ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन हेडिंग था उसका, बोला है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x + 4y का अधिकतरीकरण कीजिए x + y ≤ 4, x ≥ 0, y ≥ 0। इसका इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमाइज बोला है z = 3x + 4y। उसके बाद सब्जेक्ट टू x + y <4, x ≥ 0, y ≥ 0। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है बाबू लोग, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट है, ओके। चलिए तो देखिएगा जो z का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, जो z दिया हुआ है, z को हम लोग ध्यान रखिएगा, z को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य फलन। यही हम लोग को उद्देश्य देगा कि ये फलन उस अधिकतम है कि न्यूनतम। उद्देश्य फलन किसे कहते हैं, द फंक्शन इज रिप्रेजेंट द मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब वह फलन
जो किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को बताता है वो उच्चतम है कि निम्नतम है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य फलन। तो कोई पूछेगा कि उद्देश्य फलन क्या होता है, तो बोलेगा वह फलन जो किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के अधिकतम और न्यूनतम मान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतमीकरण के उद्देश्य फलन के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। यानी एक अधिकतम को भी दर्शाता है और क्या दर्शाता है, न्यूनतम को। लेकिन क्वेश्चन में किसका मान निकालना, अधिकतमीकरण का, मतलब जो सबसे ज्यादा होगा उसी का मान। ठीक है, ये हम लोग का 3 ग्राफ है। कितना ग्राफ है बाबू, 3 ग्राफ। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ से सोल्व स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे हल करेंगे वैसे वैसे आप लोग हल करना होगा। देखिए बाबू कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ इसमें 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, तो जब वेरिएबल 2 होता है तो 2 वेरिएबल वाले को हम केस 1, केस 2 और केस 3 लिखते हैं। देख लीजिएगा, रूल में आप लोग को बताए थे कि जो जब जिसमें 2 वेरिएबल रहेगा, जिसमें 2 वेरिएबल रहेगा उसको हम केस 1, केस 2 और केस का मानते हैं, 3 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो x प्लस वाई ग्रेट लेस देन इक्वल 4 हो गया। लिखिएगा संगत समीकरण से, संगत समीकरण से, इसको इंग्लिश बोलते हैं फ्रॉम corresponding इक्वेशन, फ्रॉम corresponding इक्वेशन। ओके, तो corresponding लिखने का मतलब यही है कि जो एस सिंबल है वो इक्वल में बदल जाएगा, मतलब बराबर में आ जाएगा, जिसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे केस 1, लिखिएगा इफ मतलब यदि होता है यदि x इक्वल 0। अब मान लेते आप लोग बताए थे कि कभी भी केस 1 और केस 2 का यूज करेंगे तो केस 1 में x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे, केस 2 में क्या करेंगे कि y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इफ x इक्वल 0 देन मतलब तो होता है तो y का वैल्यू कितना होगा, 4। क्या शायद समझिएगा, x प्लस वाई बराबर क्या है बाबू, 4 है। अगर x का मान 0 बैठाते हैं तो 0 प्लस वाई इक्वल 4, इसलिए y इक्वल कितना होगा, 4। ये रफ कर रहे हैं, इसको आपको नहीं उतारना है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, तो मतलब किस बिंदु से होकर पास करता है, तो लिखिएगा इसको मान लेते हैं ए अपना पहचान के लिए, तो हिंदी में लिखेंगे बिंदु ए 0,4 से होकर 0,4 से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको ए मान लिए। चलिए अब केस का लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो केस 2 लिखेंगे इफ y इक्वल 0 देन। अब मान लेते हैं कि अगर इसमें अब इसी में x y का वैल्यू 0 बैठा देते, x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना होगा, 4। तो लिखिएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट b, पहले x वाला था 4 और कहाँ का 0, या लिखेंगे बिंदु b 4 0 से होकर गुजरती है। ठीक है, अब केस थर्ड में क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 इन इक्वालिटीज, जो हम लोग का समीकरण दिया है उसमें पुट करना है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 4, 0 लेस देन 4। अब आप ही बताइए बाबू कि ये बोला है मुंह किसके तरफ खुला है, 4 के तरफ। तो 4 के तरफ खुला है तो इसका मतलब क्या समझना चाह रहे हैं कि एक 4 0 से बड़ा है कि नहीं, मुंह 4 की तरफ है तो 4 को बड़ा बोल रहा है, 4 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 4 0 से बड़ा तो इसको ट्रू बोले। तो लिखिएगा द फीसिबल रीजन towards the
ओरिजिन पॉइंट अतः इसका छायांकित भाग, अतः इसका छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा। इसका जो हम लोग का छायांकित भाग होगा वो कहाँ होगा बाबू? मूल बिंदु के तरफ होगा। इसका जो हम लोग का छायांकित भाग होगा वो कहाँ हो जाएगा? मूल बिंदु के तरफ। तो इतना आप लोग को हल करना है। जब दो वेरिएबल वाला हम लोग का इक्वेशन होगा, जब दो वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा तो उसमें केस 1, केस 2 और केस 3 इतना हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। चलिए अब ध्यान देना है इसको, इसमें कौन वेरिएबल है? एगो वेरिएबल है। एक बात आप लोग को ध्यान देना है कि अगर एक वेरिएबल वाला होगा और उसके में जीरो दिया है तो इसको हल नहीं किया जाता है। अगर एक वेरिएबल होगा अगर उसमें जीरो दिया रहेगा तो उसको हल नहीं करेंगे। तो क्लियर है? तो इन दोनों का हल किया जाएगा नहीं, सिर्फ हल करेंगे तो किसको करेंगे? ऊपर वाले को। एक बार फिर समझिएगा, दो वेरिएबल वाला जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको हल करने के लिए केस 1, केस 2 और केस 3 मानेंगे। अगर वन वेरिएबल वाला है, अगर वन वेरिएबल वाला के बराबर में अगर जीरो दिया रहेगा, चाहे x हो चाहे y हो, तो उसको हल किया जाएगा नहीं। लेकिन अगर वहीं पर जीरो के जगह पर कोई अंक दिया जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। एक बार फिर समझिएगा कि अगर दो वेरिएबल वाला रहेगा बाबू, दो वेरिएबल वाला, तो दो वेरिएबल वाला को हल करने का कंडीशन केस 1, केस 2, केस 3 यूज करेंगे। अगर वन वेरिएबल वाला होगा और उसके इक्वल में अगर जीरो होगा, है ना, चाहे y हो चाहे x हो, तो उसका वैल्यू उसको हल किया जाता नहीं। लेकिन अगर वहीं पर कोई अंक रहता 2, 3, 1, 2, 3 जो भी हो, माइनस वाला जो भी हो, तो उसको हल करते हैं। इसलिए इन दोनों को हम हल नहीं करेंगे। तो हो गया? क्लियर है? इसको समझ लीजिए। पहला जो भी क्वेश्चन देगा उसको लिखेंगे संगत समीकरण से, इसको लिखेंगे फ्रॉम कोरस्पोंडिंग इक्वेशन x + y इतना हो जाएगा इफ x इक्वल इतना। ठीक है। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इनक्वालिटी, इनक्वालिटी जिसको बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, इसको इनक्वालिटी बोलते हैं। अब इसको देखना है कि जो असमीका का जो इनक्वालिटी का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो 4 की तरफ खुला है। तो बोला है कि 4 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं? तो 4 हम लोग का 0 से बड़ा है, ट्रू है। इसलिए बोलेंगे कि द फिजिकल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट, इसका जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के कहाँ होगा? तरफ होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखा जाए। अब यहाँ हल कर रहे हैं इसको, इसका ग्राफ लिखेंगे, इसका ग्राफ तीर आ जाए। इसको x डैश, इसको y डैश, इसको मूल बिंदु बोलते हैं और इसको हम लोग x बोलते हैं। क्लियर है बाबू? तो ध्यान देना है, वह x में 1, 2, 3, 4, x में सबसे ज्यादा कितना है? तो बिंदु में मिलाइए, x में 4 है तो 4 लेंगे, y में भी 4 है तो 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 3, 2 और 1 है। ठीक है भाई? चलिए पहला हम लोग का बिंदु जो दिया है a दिया हुआ है तो a 0 और 4 आया है और b कितना है? 4 और 0 है। इसी को तो पहला a को लेंगे तो x का 0 तो 0 यहीं पर होता है और y का 4 यहाँ हो जाएगा, तो इसको घेर देंगे। क्लियर है बाबू? उसके बाद x का 4, y का 0 यहीं हो जाएगा, घेर देंगे। अब यहाँ से दोनों को खींच देंगे, खींचेंगे तो हम लोग ग्राफ बन गया। ठीक है ना? ये हम लोग का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है, सत्य है, तो बताएं कि जो ग्राफ रहेगा उसके नीचे होगा सत्य होगा तो, और असत्य होगा तो उस ग्राफ के ऊपर हो जाएगा। ठीक है? तो सत्य है, इसको लिख देंगे ऐसे। अब बात रही सटा कर की हटा कर, ये भी ध्यान देंगे, सटा कर की हटा कर। तो आप लोग बताए थे कि अगर कोई भी इनक्वालिटी है, अगर उसमें ऐसा ए वाला सिंबल आ जाएगा तो हम लिखेंगे सटा के। सटा कर का मतलब है कि जो ग्राफवा एक खींचेंगे, इस लाइनवा से सटा कर खींचेंगे। ठीक है? तो सटा कर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो जो रंगा हुआ भाग है उसमें कौ कोणीय बिंदु आ रहा है? जो रंगा हुआ भाग उसमें कोणीय बिंदु कौ है? 3 गो, 1, 2, 3। तो लिखिएगा कि कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु O, A और B, B का
निर्देशांक क्रमशः 0 0 0 4 और 4 0 है। लिखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर points are O, A and B. Points O, A and B are 0, 0, 0, 4 and 4, 0। इसका जो कोणीय बिंदु का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 0 कहाँ से है, 0 0 के मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 ही होता है। ठीक है, चल इतना तो कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, कौन को कोणीय बिंदु है, 3 गो, तो हम यहाँ नीचे जो टेबल बनाएंगे 3 गो बनाएंगे बाबू। पहले लिखेंगे z इक्वल 3x प्लस 4y हम लोग का दिया है। एट पॉइंट, पहला हम लोग का जो पॉइंट है 0 0 है, तो इसका मतलब है कि x के जगह पर 0 भी, y के जगह पर 0 भी। हल करेंगे तो z प्लस 0 z इक्वल 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का z इक्वल का है 3x प्लस का है 4y। तो z एट पॉइंट का बात करेंगे तो पॉइंट A है 0, 4 है, तो बोलिएगा z इक्वल 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना 0 प्लस 16, z इक्वल 16। उसके बाद है z इक्वल 3x प्लस हम लोग का 4y है। एट पॉइंट, इसका पॉइंट कितना है 4, 0 है, तो z इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, z इक्वल 12 इंटू 0, z इक्वल 12। अब बताइएगा बाबू कि हम लोग का मैक्सिमाइज वैल्यू बोला है, मैक्सिमाइज वैल्यू का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा है, तो z का वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना है, 16 है। किस पॉइंट पर, 0, 4 पर। ठीक है, अगर मिनिमाइज बोलता तो हम लोग का ये हो जाता। ठीक है, तो लिखेंगे द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z, the maximized value of z equals 16, z equals 16, z का अधिकतम मान, the maximized value of z equals 16 at point 0, 4। देखिएगा अतः बिंदु 0, 4 पर अधिकतमीकरण का मान z इक्वल 16 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना है। देख लीजिएगा, जो भी आप लोग क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम इसी के जैसा हल करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई लैंग्वेज में चेंजिंग नहीं होगा। जितना भी हम लोग का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कंफर्म है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन अगर हम सेकंड का बात कर रहे हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मिनिमाइज z इक्वल -3x प्लस 4y और सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट जो हम लोग का दिया हुआ है वो x प्लस 2y
3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। 2y यहाँ पर है सॉरी, और यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको हिंदी में बोलते हैं निम्नतमीकरण। तो निम्नतमीकरण का वैल्यू जो दिया है निम्नतमीकरण, इसका निम्नतमीकरण निकालना है। सब्जेक्ट मतलब होता है व्यवरोधीकरण, अवरोधी। हिंदी में क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें कोई खास इंग्लिश नहीं है ना। तो इसमें बोला है कि मिनिमाइज मतलब न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना होगा सोल्व करने में कि हमारे पास इक्वेशन कितना है बाबू। तो हमारे पास इक्वेशन हम लोग का 4 गो, जेड वाले को नहीं लेना है, जेड वाला का इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है 4 का। बात रहा चारों को हल करेंगे तो 2 वेरिएबल होगा तो इसको हल करेंगे। इसमें केस 1, केस 2, केस 3 यूज करेंगे। ये भी 2 वेरिएबल वाला है, इसको भी केस सिमिलरली इसी प्रकार। और इसको हल नहीं करेंगे, इसको भी हल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बताएं कि अगर एक वेरिएबल वाले के बराबर में अगर 0 होगा तो उसको हल किया जाता नहीं। क्या बोले एक बार फिर से नोट करिए, अगर एक वेरिएबल वाले के बराबर में अगर 0 होगा तो उसको नोट करेंगे नहीं। एक वेरिएबल वाला है, इसके बराबर में 0 है तो उसको हल नहीं करेंगे, मतलब इसमें 2 को हल करना होगा। तो सोल्व करेंगे, पहला लिखेंगे स्टेप 1, क्योंकि 2 हल करना इसीलिए। तो x प्लस 2y तो लिखेंगे संगत समीकरण से, संगत समीकरण से। इसको बोलेंगे फ्रॉम कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन। का कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन का कहना यही है कि इसको लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल 8, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे केस 1, if x equal 0 then y equal, if x equal 0 then y equal कितना हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको 0,14। इसका हिंदी है कि बिंदु A 0,4 से होकर गुजरती है। इसका बिंदु है, बिंदु A 0,4 से होकर गुजरती है। इसका हिंदी लिख लीजिएगा। केस 2 का बात करेंगे तो इफ y इक्वल 0, सब क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। y इक्वल 0 देन x का वैल्यू, अगर मान लेते हैं कि y का वैल्यू 0 रखते हैं तो पूरा 0 तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको b बोलेंगे, और ये कितना हो जाएगा 8,0। अब केस 3 का बात करेंगे तो केस 3 में लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0, ठीक है। इन इनक्वालिटीज तो क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल 8। इसको हल करें तो 0 लेस देन इक्वल 8। ये ट्रू है ना बाबू, ये क्या है, ट्रू है। तो इसका जब ट्रू होगा तो उसका जो ग्राफ होगा मूल बिंदु के तरफ होगा। तो लिखिएगा कि अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा। The feasible region towards the origin point। इसका इंग्लिश में the feasible region towards the origin point, TOWARD, towards the origin point, मतलब इसका जो feasible region होगा ना वो मूल बिंदु के कहाँ तरफ होगा। क्लियर है भाई? चलिए अच्छा, अब स्टेप 2 को हल किया जाए। तो स्टेप 2 वाला हम लोग हल करेंगे। तो स्टेप 2 में 3x प्लस 2y
लेस देन इक्वल टू लिखेंगे फ्रॉम corresponding इक्वेशन संगत समीकरण से तो लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बाबू हम लोग यही लिखेंगे क्या केस 1 इसका भी लिखेंगे इफ x इक्वल 0 देन अगर x का वैल्यू हम क्या रखते 0 रख लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा 6 हो जाएगा। देख लीजिए ठीक है तो लिखे पासिंग थ्रू द पॉइंट इसको c मान लेते हैं तो 0,6 हो जाएगा। केस अगर थर्ड हम लेते हैं इफ y इक्वल अगर 0 लेंगे देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट D तो 4,0 हो जाएगा। अब लिखेंगे केस थर्ड पुटिंग दी value of x equal 0 and y equal 0 in inequalities तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल 12 0 लेस देन 10 ये ट्रू है ना। जब ट्रू होगा तो क्या लिखिएगा the feasible region towards the origin point अतः इसका छांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा। अतः छांकित भाग कहाँ होगा बाबू मूल बिंदु के तरफ होगा। इसका जो हम लोग का छांकित भाग हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया और ये हमारा स्टेप 2 हो गया। आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं बाबू कि जितना भी हम हल कर रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं कोई लैंग्वेज चेंजिंग है नहीं ना। तो इतना तक का आम बात है कि आप लोग बना लीजिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टेप 1 स्टेप 2 हल किए इसको क्यों नहीं हल किए तो आप लोग हमेशा बता रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल वाले में अगर इक्वल में 0 होगा तो उसको हल किया जाता नहीं। अगर वहीं पर कोई अंक होता 2 3 तो उसको हल करके आगे मिलेगा। लेकिन अभी नहीं समझिए चलिए इतना हल कर लिए ट्रू है ट्रू है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे बाबू इसका ग्राफ। यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं 1 मिनट दिखाई देगा ऊपर। इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं। एक मिनट बाबू y डैश x डैश इसको हम मूल बिंदु बोलेंगे। वो हमारा y है अरे हमारा क्या है x है। फिर देख लीजिए नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए ग्राफ हम लोग का दिख रहा है देखेगा। चलिए इसमें x का वैल्यू सामने मिलाइए x का वैल्यू। इसमें x का वैल्यू 0 8 0 4 मतलब सबसे ज़्यादा 8 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है 1 2 3 4 5 6 जितना जिसमें मांगेगा उतना देना होगा। बेसी लिख सकते हैं कम नहीं। ठीक है चलिए हम लोग का 4 पॉइंट आया है ना बाबू। पहला ए आया है 0 4 बी आया है 8 0 सी आया है 0 6 और डी आया है 4 0। 4 पॉइंट आया है ना हम लोग का। इन 4 पॉइंट को ध्यान देना है। पहला पॉइंट ले लेंगे तो x का 0 y का 4
x का 0 y का 1 2 3 4 5 x का 0 y का 4 हो गया। और दूसरा है x का 8 है y का 0, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ से मिला दिया जाए ग्राफ बाबू। हो गया। चलिए उसके बाद इसका नाम b है तो b लिख देंगे 8,0 और इसका नाम a है तो इसका लिख देंगे क्या, a लिख देंगे तो 0,4। ओके चलिए आगे क्या है बाबू c, तो 0 6 तो x का 0 y का 6 हमारे यहाँ हो जाएगा। और यहाँ d में है x का 4 तो x का 4 y का 0 हो जाएगा। मिलाएंगे ए हो जाएगा बाबू। तो ए हम लोग का c का वैल्यू है तो c 0,6 है और b का वैल्यू है 4,0 है। अब लोग देखिए इतना खींचने आ रहे हैं, सबको दिखा दिए। अब देखिए वो दोनों ट्रू है ना, अब दोनों ट्रू है तो आपने बताइए ट्रू के लिए दोनों का ग्राफ नीचे होगा तो कौन सा 1 2 3 4 4 हम लोग का खाना बनेगा। याद रखिएगा जब दो ग्राफ आपस में कटेगा तो हमारे पास खाना कब बनेगा, 4 को बनेगा। अब चारों में से खाना मतलब टेबल 4 को बनेगा। ओके खाना कब हुआ, 4 को, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। अब चारों में से इस खाना को आपको छायांकित करना है, रंगना है, जो दोनों कथन के लिए लाइन हमारा नीचे आ रहा है। सही सत्य होगा तो नीचे दोनों, तो दोनों के लिए लाइन हमारा इसी में आएगा। देख लीजिएगा इसी का दोनों में लाइन हमारा कहाँ का नीचे आएगा। इस ग्राफ के लिए भी लाइन नीचे है, इस ग्राफ के लिए भी लाइन नीचे है। आ रहा है ना, क्लियर है? इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम मिटा रहे हैं। इसको जब मिटा रहे हैं तो ध्यान देना है बाबू कि हम लोग का जो कोणीय बिंदु कब आएगा, 4 को आएगा। अब बात की कोणीय बिंदु कहते किसको है, तो याद रखिएगा जो हम लोग का छायांकित भाग होगा उस छायांकित भाग में जो हम लोग का आकृति बनेगा उसमें जितना कोना होगा उस कोना को हम लोग कोणीय बिंदु बोलेंगे। तो जो रंगा हुआ भाग उसमें कोणीय बिंदु कब गए, 4 को, 1 2 3 4। अब आप सर इसको और इसको नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ए और ए वाला जो बिंदु है ना वो रंगा हुआ भाग में हमारा आया हुआ नहीं। तो जो बिंदु रंगा हुआ भाग में आएगा उसी बिंदु को हम लोग कोणीय बिंदु के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो इसको एक कोणीय बिंदु हम लोग का जो ई है इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। जब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है तब बात है कि सर उसको कैसे निकालेंगे कि हम लोग का दोनों इक्वेशन आपस में काटा हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो जब काटा हुआ है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू क्लियर है, कंफर्म है? तो इक्वेशन है x + 2y = 8 है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हल करेंगे तो x + 2y = 8 और एक हम लोग आएंगे 3x + 2y = 12। दोनों इक्वल हैं तो चिन्ह बदल देंगे, कट जाएगा, a - 2x हो जाएगा और a - 4 होगा। x का वैल्यू 2 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है, निकाल कर देख लीजिएगा तो 2, का हो जाएगा 3। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं कि अतः चूंकि कोणीय बिंदु O A E और D और D के निर्देशांक क्रमशः 0 0 0,4 2,3 तथा
4,0 होगा, 0 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स O, A, E and D are 0, 0, 0, 4, 2, 3 and 4, 0। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ? इतना तक समझ गए होंगे। चलिए तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 टेबल बनाएंगे ना बाबू। कितना टेबल? 4 होगी, कॉर्नर पॉइंट हम लोग का 4 होगा, इसलिए टेबल का बनेगा 4 हो। अब यहाँ इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। जो बिंदु हमको नहीं मालूम है उस बिंदु में दोनों इक्वेशन को हल कर देंगे, आ जाएगा। चलिए अब हमारे पास को भी टेबल बनेगा 4 को, एक टेबल यहाँ, एक टेबल यहाँ। चलिए एट लिखे, जेड इक्वल का है -3x प्लस का है 4y। यही है, देखिए अच्छा से, जेड इक्वल -3x प्लस 4y एट पॉइंट 0, 0 जेड इक्वल -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 जेड इक्वल 0 -3x प्लस 4y एट पॉइंट यहाँ लिखेंगे a 0, 4 तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 हल करेंगे 60। आगे क्या है बाबू, जेड इक्वल -3x प्लस 4y एट पॉइंट कितना है बाबू, e है तो 2, कितना है 3 है। जब हल करेंगे तो -3 गुना 2 प्लस 4 इंटू 3 जेड -6 प्लस 12 6 हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ना बाबू। और इसके बाद टेबल यहाँ लिख दे रहे हैं, जेड इक्वल -3x प्लस का है 4y एट पॉइंट यहाँ क्या है, डी है ना, तो डी कितना है 4, क्या है वो 0 है ना, तो -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 तो जेड इक्वल -12 प्लस 0 जेड इक्वल -12। कंफर्म है? तो आप लोग यहाँ पर क्या देखे बाबू, आप क्या देखे यहाँ पर, हम लोग यही देखे कि इसमें कौन सा वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू ना न्यूनतम वैल्यू ना। तो आप ही बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा माइनस का होगा 12 होगा, 0 नहीं होगा कि 0 माइनस वाला से बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इक्वल -12 एट पॉइंट 4,0 और 4,0 पर हम लोग का जेड का वैल्यू माइनस का है 12 जो है मिनिमाइज है। लिखिएगा कि अतः बिंदु 4,0 पर न्यूनतमीकरण का मान जेड इक्वल -12 है। अब देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 2 हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। तो अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा अवश्य बोलिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।